बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मंगल का दिन है और इमरान खान साहब की बहनों ने पिछले मंगल को ये कहा था कि सुहेल अफरीदी अपने तमाम एमपीएस के साथ ये 92 की तादाद में है, बल्कि उन्होंने तादाद पूछी थी और फिर कंफर्म करके बताया था कि वो तमाम एमपीएस मंगल वाले दिन सारे यहाँ पे पहुँचेंगे अडयाला जेल के बाहर। और ये प्लान किया गया था कि जितने भी ओहदेदार हैं पार्टी के, उन तमाम को अडयाला जेल के बाहर आना चाहिए। ये बात सलमान अकरम राजा साहब ने भी की, पार्टी के बाकी लोगों ने भी की कि सबको पहुंचना चाहिए और ज़रूर आना चाहिए, और जो लोग नहीं आएंगे उनको जवाब देना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब की बहनों की कॉल है, और कॉल उन्होंने कोई आवाम को नहीं दी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को दी है जो आज इक़्तिदार में इमरान खान साहब की वजह से बैठे हुए हैं। और इमरान खान की बहनों ने कॉल अपने लिए भी नहीं दी, उन्होंने कॉल उसी आदमी के लिए दी है जिसकी वजह से ये तमाम लोग इक़्तिदार में बैठे हुए, यानी इमरान खान की वजह से। वो कैद तन्हाई में हैं, उनकी बिनाई ज़ाया हो रही है, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है जो आसिम मुनीर साहब के कहने पे हो रहा है। क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे कुछ भी हो जाए तो आपने बदला आसिम मुनीर से लेना है, मुझे या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये इमरान खान साहब ने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कहा। अब इमरान खान साहब की बहनों ने आज के दिन के लिए ऐलान किया हुआ। अब देखना यह है कि सब लोग पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं और क्या मनाजर हम देखते हैं। क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने अचानक से रब्ता कर लिया सुहेल अफरीदी से। अब लाजमी बात है, कोई शहबाज शरीफ साहब ने इसलिए तो रब्ता नहीं किया होगा कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, क्योंकि वो तो फील्ड मार्शल ने फैसला करना है। शहबाज शरीफ साहब ने तो पहले कहा पूछ के बताऊंगा। अब पता नहीं पूछने पे उन्हें कितनी डांट पड़ी है, जिसके बाद दोबारा उन्होंने पूछने की कोशिश ही नहीं की। हुकूमत ने क्या किया कि रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफज कर दी है और अडयाला की तरफ किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी है। इसके बारे में बाकायदा एक्सप्रेस न्यूज़ में और जितने भी पाकिस्तान के अंदर मीडिया चैनल्स हैं, तमाम ने इस खबर को छापा है और कैटेगोरिकली बताया कि रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, हर किस्म के इज्तिमात पे पाबंदी लगा दी गई। और ये वजह सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब के लिए लोग ना निकलें और अडयाला जेल के बाहर वो एक रश पैदा ना हो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को परेशान करती हैं कि हमने सारा कुछ करके देख लिया, हर बंदा पकड़ के अंदर डाल दिया, कारकुनों को कत्ल भी कर दिया। इसके बावजूद जब इमरान खान साहब कॉल देते हैं या उनकी बहनें कॉल देती हैं तो लोग क्यों आ जाते हैं। अभी ये पब्लिक को कॉल नहीं दी गई, ये कॉल दी गई है उन लोगों को जो बेनिफिशरी हैं इमरान खान साहब की सियासत के। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो लोग जाएंगे। देखें ना, गिरफ्तारी है ना सिर्फ, और क्या है। इमरान खान साहब भी गिरफ्तार है, उनकी अहलिया भी गिरफ्तार है। अब इनमें से कोई इमरान खान से तो बड़ा नहीं है ना। अगर इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे सकते हैं और इतनी सख्त जेल काट सकते हैं तो ये लोग तो इमरान खान के बेनिफिशरी हैं, इन्हें भी फिर जेल काट लेनी चाहिए। तो इनको आज बड़े इम्तिहान में डाल दिया गया है। देखें इनके साथ क्या होता है या ये क्या करते हैं। एक और खबर नाजरीन चलवाई जा रही है, और ये खबर कुछ ऐसे लोगों से चलवाई जा रही है जो लोग मशहूर हैं इस हवाले से कि जब भी कभी किसी चीज़ का माहौल बनाना होता है या पब्लिक को चेक करना होता है तो ये लोग खबरें मार्केट के अंदर फेंकते हैं। खबर मार्केट में ये फेंकी जा रही है कि एक और आईनी तरमीम करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि सदर का ओहदा उनके पास रहे। ये मुबैना तौर पर वो लोग कह रहे हैं जो मार्केट में खबरें फ्लोट करने के मास्टर हैं, और उन्होंने कहा कि ये आईनी तरमीम भी करवा ली जाएगी। अच्छा, मेरे ख्याल में ये इतना कोई सौखा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये चाहते हैं कि वो सदर पाकिस्तान बने तो फिर बने एक दफ़ा, उन्हें आटे और दाल का भाव पता चले। क्योंकि जब वो सदर पाकिस्तान बनेंगे ना तो फिर वो फौजी यूनिफॉर्म के पीछे छुप नहीं सकेंगे। फिर अवाम उन पर बिल्कुल वैसे ही तनकीद करेगी जैसे एक सियासी आदमी के ऊपर तनकीद की जाती है। फिर अवाम वैसे ही सवालात पूछेगी जैसे एक सियासी आदमी से सवालात किए जाते हैं। अब वो देखें ना, पाकिस्तान में आप ब्यूरोक्रेट से सवाल कर सकते हैं, सरकारी मुलाजमीन को पूछ सकते हैं, अगर आप ताकतवर हैं तो थोड़ा और ऊपर जाके पूछ सकते हैं, लेकिन आप आर्मी चीफ को नहीं पूछ सकते पाकिस्तान में। उनके आगे आप सवाल भी नहीं कर सकते उनकी मर्जी के बगैर। ये एक मुकद्दस गाय बनाया हुआ है ना इस ओहदे को। तो जब ये किसी दूसरे ओहदे पे आएंगे तो इनको आटे दाल का भाव पता चलेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब को कम से कम जो देना पड़ेगा वो बिलावल जरदारी को वजीर आजम बनाना पड़ेगा। तो क्या शहबाज शरीफ इसके लिए तैयार है? क्या नवाज शरीफ इसके लिए तैयार है? पाकिस्तान का इन लोगों ने भट्टा बिठा दिया है, इकॉनमी मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी है, कर्जे इतने ज़्यादा ले लिए हैं कि कोई भी हुकूमत आकर इन कर्ज़ों को नहीं उतार पाएगी।
महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब ये महंगाई कम नहीं हो पाएगी। जो कम करने की कोशिश करेगा वो मुल्क को दिवालिया कर देगा। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूं। आज अगर ये इमरान खान को ला के हुकूमत दे दें तो 10 साल से पहले ये इकॉनमी अब ठीक नहीं हो सकती जो इन्होंने इसके साथ कर दिया है। 4 साल में इन्होंने इतना कर्जा लिया जितना कर्जा पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक हमने 70 साल में लिया था। जो कर्जा पाकिस्तान ने 70 साल में लिया उतना कर्जा इन्होंने 4 साल में लिया। जो चीजें पाकिस्तान के साथ पिछले 50 साल में नहीं हुई इन्होंने कर दी। सरमायाकारी बुरी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां सारी भाग गई। पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो गया। मिलियंस की तादाद में लोग पाकिस्तान से निकल गए। लोग अपना पैसा ले लेकर भाग गए। इंडस्ट्री सारी बंद हो गई। बड़े बड़े कारोबार फारिग हो गए। किसी किस्म का इनका टैक्स का हदफ पूरा नहीं हो रहा। इसीलिए वो जरा अपने मुंह से मानते हैं कि जनाब क्योंकि हम टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम हो गए लिहाजा हमने लेवियां लगा दी, लिहाजा हमने आम आदमी के ऊपर बोझ डाल दिया, लिहाजा हमने पेट्रोल महंगा करके वहां से टैक्स इकट्ठा कर दिया। और मैं परवेज रशीद साहब को देख रहा हूं, ये गलतफहमी रही हम लोगों को कि परवेज रशीद कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट आदमी है, या हमें ये गलतफहमी रही कि परवेज रशीद जो है वो एक सच बोलने वाला आदमी है। परवेज रशीद ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया उन्होंने जनाब के ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं ये अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से बढ़ रही हैं। ओ इतनी तो उधर नहीं बढ़ रही जितनी आपने बढ़ा दी हैं भाई। अगर अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं तो आपके तो अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप क्यों बढ़ा रहे हैं? इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका के साथ उतने अच्छे नहीं हैं, वो नहीं बढ़ा रहा। यानी इतनी श्रीलंका में नहीं बढ़ी, इतनी बांग्लादेश में नहीं बढ़ी, इतनी इंडिया में नहीं बढ़ी, इतनी अफगानिस्तान में नहीं बढ़ी, इतनी कीमतें तो नेपाल और भूटान में नहीं बढ़ी जितनी आपने बढ़ा दी हैं। बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का, और आम आदमी की आपने कमर तोड़ दी। और आप डिलेमो के साथ कह रहे हैं कि जनाब नहीं ये तो वहां जंग चल रही है, जंग की वजह से नहीं है। आपके वुज़रा खुद मान रहे हैं कि ये जंग की वजह से नहीं है, ये हमारी नालायकी की वजह से है कि हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाए, लिहाजा अब हम लोगों का खून नचोड़ रहे हैं, हम पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, महंगाई का एक तूफान लेकर आ रहे हैं। देखे ना इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया क्या, दोनों भाइयों ने, नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने। वैसे इसमें जरदारी ने भी हिस्सा डाला है, इसमें परवेज मुशर्रफ ने भी हिस्सा डाला है। सिर्फ एक लीडर इस मुल्क में आया इमरान खान जिसने इसमें हिस्सा नहीं डाला, बल्कि उसने इसमें कोशिश की कि कौम को इसमें से निकाले। और इसी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसकी दुश्मन हो गई, क्योंकि उनके लोगों के भी खांचे लगे हुए हैं। तो हर जगह पे जो है ना सबके खांचे लगे हुए हैं। ये जो आईपीबीज वाला मामला है इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीलॉग करने वाला हूं, थोड़ा सा काम रह गया, मुकम्मल करके फिर इसको तफसीली एक वीलॉग आपके सामने रखते हैं। तो बिजली सार्फिन से 3 सालों में 19 खरब वसूल किए गए, यानी 1900 अरब रुपया बिजली सार्फिन से 3 सालों में मौजूदा सरकार ने वसूल कर लिया। और ये टैक्स का पैसा है, ये इजाफी टैक्स वसूल किया, ये बिजली की कीमत नहीं है। बिजली के ऊपर जो टैक्स वसूल किया, जो इजाफी टैक्स वसूल किया, वो 3 सालों में 1900 अरब रुपया वसूल कर दिया इन्होंने। 19 खरब रुपया, आप अंदाजा करें। और पाकिस्तानियों को इन्होंने कहा था कि हम तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। इन्होंने कहा था कि जनाब हम तो आपको पेट्रोल लेने के लिए आप जाया करेंगे तो मोटरसाइकिल वाले को पैसे नहीं देना पड़ेंगे। इस किस्म के वादे करके इनका मंशूर मैंने निकाला है, पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी का। मैं एक आधे दिन में आपको मंशूर भी इनका पढ़ के सुनाता हूं, आपको बताता हूं इन्होंने क्या वादे किए थे और कौम के साथ इन्होंने क्या किया है। बहरहाल पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान में एक ही बात पे है कि इमरान खान को बस उसकी आवाज़ ना आए, उसकी तस्वीर ना आए। जो आदमी उसके हक में बात करे वो बात नहीं सुनाई देनी चाहिए। कोई भी चीज़ जो इमरान खान से रिलेटेड है वो पब्लिक तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बस इस एक बात पे पाबंदी है। बाकी आपने जो लुटमार करनी है आप करें। ये देखें ना बिजली सार्फिन से इन्होंने कितनी लुटमार की है, 3 सालों में 19 खरब वसूल कर लिए। वो इस्लामाबाद में 12 अरब रुपए का एक स्कैंडल भी आ गया जिसके अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट भी मुलविस हैं। और गेम क्या डाली जनाब, पेट्रोलियम मसनूआत जो है इनको जखीरा करते हैं, इसके ऊपर मुनाफा कमाते हैं, लाओ अपना अपना पैसा जमा कराओ। कई लोगों ने हराम का पैसा कमाया हुआ था, 17वें 18वें 19वें ग्रेड के ऑफिसर, उन्होंने अपना पैसा इधर लगा दिया, बेचारे रोला भी नहीं डाल सकते कि अब बताना पड़ेगा ना पैसा आया कहां से। भाई जिसने करोड़ों रुपया लगाया वो तनख्वाह में से तो नहीं लगा सकता। अब ये सरकारी अफसरान ने अपना करोड़ों रुपया जो साइड पे किया हुआ था वो इस सट्टे में लगा दिया कि जनाब एक बहरान आया हुआ है, हम भी पैसा कमा लेते हैं। जैसा कि मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे सरमायादार मिडिल ईस्ट में पैसा कमा रहे हैं, उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहना है और अब किस किस्म का स्टेटमेंट आएगा, अब लड़ाई वाला माहौल बनेगा या अब अमन वाला माहौल बनेगा, कीमत $10 नीचे जाएगी या $5 ऊपर जाएगी, वो उनको पहले से आइडिया होता है, वो पैसा बना रहे हैं। इसी तरह का एक माफिया इस्लामाबाद में था। ये 12 अरब रुपए का स्कैंडल जो है ना, पेट्रोल जखीरा करेंगे, मुनाफा कमाएंगे, आपको भी हिस्सा देंगे लालच देके, तो ये एक मेगा स्कैंडल इस्लामाबाद में मंजरेआम पे आ गया। जो मर्जी करें आप, लुटमार की खुली इजाजत है पाकिस्तान में, बस आपने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर रहना है, बाकी आप जो मर्जी करें। फजलुर रहमान साहब को आज समझ आई होगी, जैसे कि जरदारी साहब को अब समझ आ रही है, जैसे कि बिलावल को अब समझ आ रही है कि ब्रूट मेजॉरिटी होती क्या है। जब डंडा दे के इनसे करवाया जाएगा ना आईनी तरमीम पे दस्तखत, जब 28वीं आईनी तरमीम पे इनसे दस्तखत करवाए जाएंगे और इनसे वोट लिए जाएंगे, तो तब इन्हें मजा आएगा और पता चलेगा कि ब्रूट मेजॉरिटी होती क्या है। फजलुर रहमान साहब को सबने समझाया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि बारी बारी सबकी बारी, लेकिन उस वक्त इनकी मौजें लगी हुई थी, इनको मजे आ रहे थे। आज फजलुर रहमान साहब कौमी असेंबली में तकरीर कर रहे थे, उनकी आवाज ही काट दी। आप अंदाजा करें कि फजलुर रहमान की भी आवाज बंद कर दी, जिसने इमरान खान की हुकूमत गिराने में मरकजी किरदार अदा किया था और एस्टेब्लिशमेंट का सबसे मेन मोहरा बना था। फजलुर रहमान साहब ने मेन मोहरे के तौर पे अपनी ड्यूटी की थी और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत गिराने में सबसे कलीदी किरदार अदा किया था। आज जनाब कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे, जब तक मीठी मीठी बातें की तब तक चलता रहा मामला, जैसे ही तनकीद शुरू की उनकी आवाज़ बंद कर दी गई। ये सबके साथ होगा, ये जरदारी के साथ भी होगा, नवाज शरीफ के साथ भी होगा, उनके बच्चों के साथ भी होगा। पाकिस्तान के हर सियासतदान को इसमें से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि या तो आप फील्ड मार्शल की या जो भी उस वक्त का जर्नैल होगा, आप या तो उसकी बातें मानेंगे चुप करके या फिर आप सख्तियां बर्दाश्त करेंगे। दूसरा रास्ता कोई नहीं ये छोड़ेंगे। देखिए ना, इमरान खान ने कितना मौका दिया सबको, बहुत मौका दिया इमरान खान ने। इमरान खान ने अपने हिस्से की मार भी खाई, जो खुद गलती की उसकी भी मार खाई, और जो बाकियों ने किया उसका भी कुफारा अदा किया। इमरान खान ने लगभग पाकिस्तान की सारी सियासी क्रीम का कुफारा अदा कर दिया, इतनी मार खाई है। और इन सारों को बार बार मौका दिया कि आओ मिलकर बैठ जाओ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस बैरकों में भेजते हैं। जिस वक्त आसिम मुनीर की एक्सटेंशन का मामला चल रहा था, तो पीएमएलएन को इस बात का खतरा था और उनके लोग ये कहते थे कि अगर हमने आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन ना दी तो वो पीटीआई के साथ मिलकर हमारी मंजी ठोक देंगे। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जेल से एक बड़ा सख्त पैगाम दिया और आसिम मुनीर साहब के ऊपर कड़ी तनकीद करते हुए नवाज शरीफ और जरदारी को मौका दिया कि लो, मैं कोई डील नहीं करता, मैंने तुम्हें फिर प्लेट में रख के दे दिया, आओ जमहूरियत के लिए इकट्ठे हो जाए। लेकिन ये छोटे छोटे वक्ती मफाद के लिए इन्होंने बहुत बड़ा सियासतदानों का नुकसान कर दिया। आज सियासत पाकिस्तान में इतनी कमजोर हो गई है, उसके लिए इमरान खान साहब ने इनको मौका दिया था कि इस सारे मसले में से आप निकल जाएं, मैं कोई डील नहीं करूंगा और निकलो इसमें से और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस बैरक में भेजो, हम पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवा लेंगे। देखें ना, अब इमरान खान परफॉर्म करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो वापस किसी और की बारी आ जाएगी। जमहूरियत तो ऐसे ही होती है। लेकिन इन सारों ने ये चुना कि हमने जूते पॉलिश करने, अब जूते पड़ने का टाइम आ गया इनको। जरदारी साहब बदमजा हो रहे हैं, फजलुर रहमान साहब की भी आवाज कट रही है, तो बारी बारी सबकी बारी है। मैंने बहुत दफा कहा और अब ये होता हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है। नाजरीन, ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। अब क्योंकि हम बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ जा रहे हैं तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के जो गुज़िश्ता 24 घंटे के बयानात हैं, क्योंकि ईरान ने जब तजावीज़ वापस भेजी तो डोनाल्ड ट्रंप को उसकी बड़ी तकलीफ हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने अब बड़े सख्त बयानात दिए। ट्रंप ने कहा कि इनके पास ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली अभी भी मौजूद है। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने ज़मीन दोज यूरेनियम के हवाले से वादे किए थे, लेकिन फिर अपने जवाब में इन वादों को शामिल नहीं किया। ट्रंप ने जंग खत्म करने के हवाले से ईरान की तजवीज़ को एक अहमकाना तजवीज़ करार दिया। ट्रंप ने कहा, मैं शी जिनपिंग की बहुत इज्जत करता हूँ, प्रेसिडेंट शी की, जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उम्मीद है वो भी मेरी इज्जत करते होंगे। ट्रंप ने कहा कि मैं कुर्दों से बहुत मायूस हुआ हूँ, क्योंकि कुर्दों को इन्होंने पैसा, असला, सारा कुछ दिया था कि ईरान के अंदर जाके आप लड़ाई करें और ईरानियों को तंग करें, उनकी फोर्सेस को एंगेज करें। कुर्दों ने ऐसा नहीं किया, वो असला भी खा गए। ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया कि ईरान ने अपने खत में एटमी हथियारों के हुसूल की कोशिश ना करने का जिक्र तक नहीं किया। ट्रंप ने अमरीकी तजवीज़ पर ईरानी जवाब को कचरे का ढेर करार दिया और कहा कि उन्होंने उसे पढ़कर मुकम्मल भी नहीं किया क्योंकि यह वक्त का ज़िया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान की जानिब से एक ऐसी दस्तावेज के लिए 4 दिन तक इंतजार किया जिसे तैयार करने में 10 मिनट से भी कम वक्त लगता है, तो 4 दिन हम इंतजार करते रहे। साथ में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सफारतकारी बिल्कुल मुमकिन है। मेरा उनके साथ 4 या 5 मरतबा मुआहदा तय पा गया था, लेकिन फिर उन्होंने अपना जहन बदल लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ना एक और बात भी कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी तजावीज़ अहमकाना है, जंगबंदी मुआहदा बिस्तरे मर्ग पर आखिरी सांसें ले रहा है, यानी किसी वक्त भी हम जंगबंदी खत्म कर सकते हैं और दोबारा लड़ाई कर सकते हैं। ये बात इसराइली अखबारात ने भी कही। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से बमबारी करने वाला था,
लेकिन फिर अमन को एक मौका और देने की कोशिश की गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या क्या ऑप्शन हैं? नंबर एक, वो प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है उसको दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं, प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस के नाम से या किसी और नाम से, कि जनाब हम फिर कोशिश कर रहे हैं यहां से आपने हुर्मुज़ को खोलने की, और इसी बहाने एक जंग शुरू कर सकते हैं। दूसरा, वो ईरान के जो बाकी मानदा अहदाफ हैं जिनका उन्हें लगता है कि यहाँ पे अटैक किया जाना चाहिए, वहाँ पे बड़े शदीद हमले भी कर सकते हैं। फिर ईरानी जो सियासी क़यादत है उसको निशाना बनाया जा सकता है, ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसी सियासी क़यादत आ जाए जिसके साथ आसानी हो अमेरिका को और पाकिस्तान को या बाकी ममालिक को डील करने में, क्योंकि ये वाली क़यादत तो एक लिमिट से ज़्यादा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है, यानी बहुत कमज़ोर मरहले में पहुंच गई है और किसी भी वक्त जो है वो जंगबंदी ख़त्म हो सकती है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। अच्छा, इसके साथ ना एक और डेवलपमेंट है जो अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट की, और ये ख़तरनाक चीज़ है। ऐसी चीज़ें नॉर्मली रिपोर्ट नहीं की जाती, लेकिन अमेरिका ने इसको रिपोर्ट किया है। ये जबराल्टर का एक एरिया है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये एक जजीरा है। जबराल्टर जो है ये स्पेन और मराकश के बीच में एक एरिया है। यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है कि अमेरिका ने अपनी एक आबदोज पहुँचाई है। नॉर्मली इस आबदोज की लोकेशन नहीं बताई जाती, लेकिन अमेरिका ने बताया, उनके मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया कि अमेरिका ने जौहरी सलाहियत की हामिल आबदोज जबराल्टर पहुँचा दी है और ख़ित्ते में शदीद कशीदगी पैदा हो सकती है इसके आने के बाद। ये जो जबराल्टर में आने वाली आबदोज है ये बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है और इसके पास एटम बम भी है और ये एटमी हमला करने की सलाहियत रखती है। और अब ये मूव करती हुई जबराल्टर तक पहुंच गई है, तो यहाँ से इसको बहुत कम टाइम लगेगा अगर ये अटैक करना चाहती है। और अगर इन मिसाइल्स की रेंज ज़्यादा है तो ये यहाँ से भी अटैक कर सकती है, यहाँ से भी ये हमला कर सकती है। लेकिन अल्लाह ना करे इस किस्म की लड़ाई हो दुनिया में, मगर हालात जो है वो लड़ाई के बगैर ठीक होते हुए दिखाई मुश्किल से दे रहे हैं। एक रिपोर्ट नाजरीन और आई है, और ये अमेरिका के असलहे के हवाले से रिपोर्ट है, और ये फॉक्स न्यूज़ ने अब रिपोर्ट दी है। उन्होंने एक मरतबा फिर तस्दीक की है कि अमेरिका का जो असला खाना है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान के साथ जो लड़ाई अमेरिका ने लड़ी है ये लगभग 1-1.25 महीने के अंदर ही ज़ाया हो गया। मेरा सवाल ये है कि रशिया गुज़िश्ता कई सालों से, यानी 2022 से लड़ रहा है, आज 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लगभग सवा 4 साल हो गए हैं। रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, यूक्रेन को सारी दुनिया वेपन दे रही है और रशिया के हथियारों के ज़ख़ीरे ख़त्म नहीं हो रहे और वो लगातार लड़ाई लड़ता चला जा रहा है यूक्रेन के साथ। तो अमेरिका के पास क्या इतने थोड़े हथियार थे, या अमेरिका ने इतनी पावरफुल स्ट्राइक की है कि उन्होंने अपने बेहतरीन हथियारों के एक बड़े ज़ख़ीरे को, कोई चीज़ उनकी 50% कम हो गई, कोई 30% कम हो गई, कोई 45% कम हो गई, उनके मिसाइल, उनके इंटरसेप्टर्स, उनके टॉमाहॉक मिसाइल्स, ये सारे, और क्रूज मिसाइल खास तौर पे, ये जिस तरह अमेरिका ने फूंक दिए ईरान के अंदर, अगर इनको 2 महीने और लड़ाई लड़नी पड़े ईरान के साथ तो फिर तो अमेरिका किसी और से जंग लड़ने के काबिल नहीं बचेगा फिर, इस हिसाब से जैसे वहां से रिपोर्ट हो रहा है। तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी सोचने वाली बात है। बहरहाल नाज़रीन, खबरों में अब तक लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।